बेटा बोर मॉडल पढ़ रहे थे। बोर मॉडल का पॉइंट था, पहले तो एनर्जी निकाली थी हमने कितनी, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर हमने हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज देखी थी। हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी लेवल क्या थे? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनर्जी लेवल कितने थे भाई बताओ? ये कितना था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना था? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना था? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना था? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने पढ़े थे हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स। ये आपको बोला था कि आपको याद होने चाहिए। फिर बोर का पॉइंट क्या था कि सपोज ये En1 है, ये En2 है, ये N1 लेवल है, ये N2 लेवल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इसको बाहर से एनर्जी दी, बाहर से एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा? ये हायर स्टेट में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। फिर तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस ट्रांजिशन करेगा। जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? डेल्टा ई। डेल्टा ई कितनी होगी? En2 माइनस En1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? क्वांटा के फॉर्म में। h न्यू इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ठीक है, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कितना? 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/nt²। अच्छा, इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? चाहे तुम एनर्जी एब्जॉर्ब निकालो, चाहे तुम एनर्जी रिलीज निकालो, इससे दोनों हमेशा सही आएगी। जैसे पिछले सवालों में देखना, मैंने एक सवाल कराया था जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब पूछी थी, उसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, एनर्जी रिलीज में भी यही फॉर्मूला लगेगा। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि N1 ये क्या है? लोअर ऑर्बिट, और N2 क्या है? हायर ऑर्बिट। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि N1 क्या है? लोअर ऑर्बिट, और N2 क्या है? हायर ऑर्बिट। दैट्स इट। बाकी सारी चीजें जो है ऐसे ही रहेंगी। एनर्जी एब्जॉर्ब अगर पूछे तब भी यही फॉर्मूला लगाओ, सही आएगा। एनर्जी रिलीज पूछे तब भी यही लगाओ, सही आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाए, डिफरेंस हमेशा हमें क्या करना? दिस माइनस दिस। ठीक है, सपोज करो 10 से 30 एनर्जी पे गया तो कितनी एब्जॉर्ब करके जाएगा? 30 माइनस 10 20। अब यहां से यहां आया, कितनी रिलीज करेगा? 30 माइनस 10 20। हमेशा दिस हायर माइनस लोअर। तो ये फॉर्मूला हमारा आया था। इस फॉर्मूले में खास बात क्या है देखना, ट्रिक। N1 N2 हमेशा क्या रहेंगे? होल नंबर 1 2 3 4। N1 N2 यही हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि या तो फर्स्ट शेल होगी, या तो सेकेंड शेल, या तो थर्ड शेल, या तो फोर्थ शेल। ठीक है, अब देखो एक सवाल दिया था आपको मैंने उस दिन, सवाल क्या था? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट यानी E1 -13.6 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? डेल्टा ई कितनी है? 12.75। ठीक, पूछा किस ऑर्बिट में गया, तो हाइड्रोजन के लिए पहले हम लगाएंगे शॉर्टकट, फर्स्ट मेथड। देखो डेल्टा ई ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये क्या होगा? E2 माइनस E1, E2 नहीं, En2 माइनस En1 है कि नहीं? अब N1 क्या है? 1, क्योंकि उसने क्या बोला? ग्राउंड स्टेट। ठीक,
और N2 क्या है निकालना है। तो बस 12.75 इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1 कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EN1 कितना हो गया माइनस 13.6 प्लस 12.75 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो खुद बताओ 0.85 किसकी होती है n बराबर 4 की। ठीक है, ये EN2 होगा बेटा, ये गलत लिखा मैंने। तो देयरफॉर N2 बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो हो गया स्मार्ट तरीका। ये जिसको ये वैल्यूज याद होंगी वो तुरंत खट से सोच सकता था, इतना भी उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। और मेरे पास लगभग 25 से 30 आंसर आए थे जिसमें सारे बच्चों ने सही किया था, लेकिन 25-30 आंसर अभी भी कम है। बेटा ट्राई करो, सवाल करके ही आप आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो जो अब ये तरीका तो हमारा लग गया, ये तो शॉर्टकट था, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह लगे। तो हमेशा जो तरीका लगेगा वो क्या लगेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन के लिए Z क्या लिखोगे 1, n1 क्या होगा 1, n2 निकालना है। तो 12.75 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 1/n2 स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 12.75 अपॉन 13.6। तो ये कितना हो गया 13.6 माइनस 12.75 अपॉन 13.6। इसका मतलब 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 0.85 अपॉन 13.6। ठीक, अब देखो, अब हमें हिडन ट्रायल्स वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, ठीक, अब गेस करो n1 1 तो हो नहीं सकता, 1 से तो गया था, n2 अगर 2 होगा, ये वैल्यू कितनी होगी एक बात बताओ। ये वैल्यू 13 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर 1 से कम है, ऊपर 0.85 है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए 1/16 के आसपास। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो सकती थी, n2 क्या क्या हो सकता है, पहले ये देखो, समझो मेरी रीजनिंग। n2 हो सकता है 2 3 4 5 6 7। तो अगर n2 2 होता, n2 अगर 2 होता तो 1/n2 स्क्वायर कितना होता 1/4। n2 3 होता तो ये 1/9, n2 4 होता तो 1/16, n2 5 होता तो ये वैल्यू कितनी होती 1/25। अब खुद देखो ये वैल्यू जो है 13.6 से बड़ी है, तो यानी n2 ये और ये नहीं हो सकते, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, अब गैस करोगे तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है। ये 25 कब जाता है, जब ये 0.5 के पास होता, लेकिन ये किसके पास है 0.85 के। तो ये वैल्यू किसके पास होनी चाहिए 1/16 के। सर ये कौन सी गैस वाली मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आती नहीं। अगर ये गैस वाली मैथ्स आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा पुराना ओल्ड फैशन वे 0.85 अपॉन 13.6 इसको डिवाइड करो, ये 13 ये हो जाएगा। तो भाई 1 टाइम 85, ये 0 आया, इसको घटाया कितना आया भाई 36 ऑफ 15 510। ठीक, 510 आया। अब 8 6 जा, देखो 16, तो 6 5 जा कितना होता है 6 5 जा 30 48 510 पूरा पूरा कट रहा है 16 आ रहा है। बोलो भाई आ रहा है कि नहीं 16? या तो ऐसे कर लो, ये करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर जेई वाले बच्चे ऐसे करते हैं तो बेटा महापाप है, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये जान लो। अगर जेई वाले बच्चे ऐसा करते हैं, मेडिकल वाले बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन जेई वाले बच्चों को अभी से आदत डालनी पड़ेगी। इस तरीके से सॉल्व करते हो बेटा महापाप है, महापाप। सही बता रहा हूँ, नर्क में आईआईटी छोड़ो, नर्क में जगह नहीं मिलनी है आपको। तो ये होना चाहिए 1/16, यू हैव टू गेस द वैल्यू फ्रॉम हियर। ठीक है, तो n2 कितना हो जाएगा सीधे सीधे 4, सीधी सी बात।
कभी भी इसमें ट्रिक क्या है, इसको अपॉन की बजाय n2 इसको ये करने की कोशिश मत करो, ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश मत करो। दिस इज द रॉन्ग मेथड। इससे बहुत बड़ा चला जाएगा सवाल, बहुत बड़ा चला जाएगा। कभी भी इस तरीके से सॉल्व करने की मत कोशिश करो, ये ट्रिक है। इसको 1/n में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि ये कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हमेशा इसको 1/n में रखकर ही सॉल्व करना है, इसको ऐसे करके सॉल्व नहीं करना है। लिख लो। और ये वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो बेटा फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जब फिजिक्स में 12th में आएगी। मेडिकल वाले एक बार अभी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जेई वाले बेटा करेंगे तो महापाप है। लिखो जल्दी। ठीक है, हेडिंग डालो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। Wavelength and frequency of radiation. इलेक्ट्रॉन ये आया, एनर्जी रिलीज करेगा तो डेल्टा ई करेगा, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होगा। क्योंकि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो एक ट्रांजिशन में, याद रखना, एक ट्रांजिशन में एक ही क्वांटम रिलीज करेगा। एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटम रिलीज करेगा? ओनली 1। स्टार बना के यहां लिख लो, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स, ये ऐसे लिखो, इन एवरी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन विल रिलीज ओनली 1 quantum. In every transition electron will release only 1 quantum. ठीक है, तो भाई हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1, यानी 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर न्यू निकालना है तो क्या करो? ये रुको, अभी आपको बताता हूं। इसको एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो 1/λ कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको फाइनली सॉल्व किया था एक साइंटिस्ट का, रिडबर्ग। रिडबर्ग, उसने इस पे काफी रिसर्च की थी। तो उसने कहा कि बार बार अगर तुम्हें मान लो लैम्डा निकालना है तो तुम्हें बार बार इसको
उसने क्या बोला कि बार बार तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं एक बार तुम्हें सॉल्व करके दे रहा हूं, जहां पर RH क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू क्या होती है 109678। अब बताओ यूनिट क्या होगी, 1/λ की यूनिट होगी, क्योंकि Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, N1 N2 भी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N1 N2 भी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये सारे नंबर है, इसलिए RH की यूनिट क्या होगी, जो यूनिट किसकी होगी 1/λ की। RH की यूनिट क्या होगी, जो किसकी यूनिट होगी 1/λ, और 1/λ की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि 1/मीटर लिखोगे तो मीटर इनवर्स, या 1/सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या हो जाएगी 1/λ की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 1.1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ये कई लोग और अप्रोक्सीमेशन करके इसको ये लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपने ये वैल्यू लगानी चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही वैल्यू दे देता है रिडबर्ग कांस्टेंट की, तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी है तो फिर आपको वही वैल्यू लगानी पड़ेगी जो क्वेश्चन में दी है। और अगर मीटर इनवर्स में लिखें तो 10⁷ मीटर इनवर्स हो जाएगा। सर ये आप गलत तो नहीं लिख रहे हो, 10⁵ है और सेंटीमीटर को हम मीटर में कर रहे हो, तो 10⁷ नहीं सर 10⁵ होना चाहिए। बेटा ध्यान दो, हम सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स में जा रहे हैं, इसलिए ये सही है। और अगर जिसको इसमें डाउट है एक बार खुद सॉल्व करके देखें। तो यानी अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हम सीधे सीधे क्या, और वेव नंबर भी यही होता है, याद करो वेव नंबर, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे। RH को हो सकता है मैं कई बार R भी लिख दूं, लेकिन आप समझ लेना कि एक ही बात, ठीक है। तो ये क्या है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये है कुछ नहीं, आया इसी फॉर्मूले से, बस इसको सॉल्व करना पड़ता है बार बार, तो उसने सॉल्व करके ये आपको वैल्यू दे दी, लिख लो। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन what is the wavelength of transition what is the wavelength of emitted radiation, what is the wavelength of emitted radiation when electron make transition from fourth excited state to ground state, fourth excited state to ground state in He+ ion, fourth excited state to ground state in He+ ion। करो जल्दी।
देखो वेवलेंथ पूछ रहा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ये नहीं बताओ N2 कितना हो जाएगा 5, ग्राउंड स्टेट तो N1 कितना हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। Z कितना हो जाएगा He प्लस के लिए 2, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। फिर Z कितना है 2 का स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक, सॉल्व। सर इसको सॉल्व करना तो पेनफुल है बेटा, है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। अगला सवाल, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ radiation emitted when electron makes a transition from sixth energy level to third energy level, sixth energy level to third energy level in Li plus 2 ion, sixth energy level to third energy level in Li plus 2 ion। एक मिनट इसको देखो, अगर मैं R के टर्म्स में इसको सॉल्व करूं, R की वैल्यू नहीं रखता हूं अगर, तो इसको क्या लिख दूंगा RH इंटू 4 25 माइनस 1 अपॉन 25, तो RH इंटू 96 अपॉन 25, ठीक है। अब RH की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी RH के टर्म्स में बताऊं मुझे, अभी जो बताया मैंने RH के टर्म्स में निकालो आंसर। देखो वेव नंबर पूछ रहा है इस बार, Z बराबर 3 है और Li प्लस 2, N2 बराबर 6 है, N1 बराबर 3 है। बस क्या बोला मैंने, सिक्स एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल, यही बोला था ना। हाँ, लिथियम प्लस बोला था, Li प्लस 2, तो न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, तो R Z स्क्वायर, Z कितना हो जाएगा Li प्लस के लिए 3 का स्क्वायर। सर आपने RH नहीं लिखा तो चलता है इतना, RH की जगह R भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करना आता है आपको तो अंदर भेज दो, तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो R 1 माइनस 1/4, तो 3/4, ठीक है। अभी R की वैल्यू रखो और सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, what is the energy of radiation emitted? What is the energy of radiation emitted when electron falls from
when electron falls from infinity to first excited state in He plus ion, करो जल्दी। ठीक है, देखो इस बार क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन यानी डेल्टा ई पूछा है। N2 क्या है इस बार, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से किस में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड पर आ रहा है। और Z बराबर क्या होगा, 2 होगा, किसके लिए, He प्लस आयन के लिए। इस बार कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई, 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 13.6 2 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो 13.6 इंटू 4 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/4 कट गया, कितना आ गया 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन when electron makes a transition from sixth energy level to second excited state, sixth energy level to second excited state in Li plus 2 ion। देखो मैं क्वेश्चन इतनी देर में भूल गया, मुझे इतना याद है फ्रीक्वेंसी पूछा था और Li plus 2 आयन पूछा था, 6 एनर्जी लेवल से कहाँ जाना था ये मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। मुझे जहां तक याद है मैंने बोला था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अब पता नहीं बोला था कि नहीं, यही बोला था कि नहीं, लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, N1 बराबर 3
हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और बोला हो बेटा मैंने, मैं भूल गया इतनी देर में कि क्या बोला था। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कैसे निकालोगे? देखो न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यानी c इंटू 1 अपॉन लैम्डा, तो c से मल्टीप्लाई कर दो, c r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू क्या हो गया, जहां c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट, z कितना है हमारे पास 3, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा rc इंटू 9, ये इसको अंदर ही भेज दो, अंदर ही भेज दो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा rc 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी rc 1 माइनस 1 अपॉन 4, यानी 3/4 r इंटू c। ठीक है, कुछ अब हाथ चलना शुरू हुआ होगा आपका। अब हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an atom to make it an ion. It is the energy required to remove an electron from an atom to make it an ion. और दूसरे शब्दों में, it is the energy required to knock out the electron. It is the energy required to knock out the electron from the atom to make it an ion. देखो है क्या, जैसे ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे हटा दिया। अब इलेक्ट्रॉन हटाने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ कि मान लो किसी एक ऑर्बिट में था, सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में था, उससे इलेक्ट्रॉन को हमने कहां भेज दिया, हटा दिया, मतलब क्या, दूर कर दिया। दूर कर दिया मतलब कितना दूर कर दिया, परमानेंटली दूर कर दिया। परमानेंटली तुम दूर कब कर सकते हो, जब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कर दो, इनफाइनाइट। यानी कि हमने उसको फर्स्ट ऑर्बिट से कहां भेज दिया, इनफाइनाइट ऑर्बिट। कहां भेज दिया, जब भी आयोनाइजेशन करोगे तो कहां भेजोगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट में। जब भी आयोनाइजेशन करोगे तो कहां भेजोगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट में। सपोज N1 है तो आयोनाइजेशन के लिए हमेशा N2 क्या लोगे, इनफाइनाइट। N2 हमेशा इनफाइनाइट क्यों लोगे आयोनाइजेशन के लिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तुम कहां लेके जाओगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम N2 को क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। भाई इससे रिमूव करने का मतलब क्या हुआ, इतनी दूर ले जाओ कि न्यूक्लियस और इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, याद करो, kZe² अपॉन r स्क्वायर, या मान लो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
अब अगर R बराबर इंफिनिटी है तो खुद बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने का क्या मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आएगा। आसान शब्दों में जब भी आयोनाइजेशन की बात की जाए N2 को हमेशा क्या लेके चलोगे, इंफिनिटी। जब भी आयोनाइजेशन की बात की जाए N2 को क्या लेके चलोगे, इंफिनिटी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन के लिए देख लो, और आयोनाइजेशन N2 क्या लोगे, इंफिनिटी ऑलवेज। N1 क्या होगा, गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो क्या ले लोगे अपने मन से, 1। कई बार N1 गिवन होगा, कई बार N1 गिवन नहीं होगा, ज्यादातर केसेस में N1 गिवन नहीं होगा तो उसको क्या ले लोगे, 1। तो डेल्टा E क्या लिखोगे, ठीक है, तो डेल्टा E सीधे सीधे ये तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 13.6 z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। 1 अपॉन लेम्डा क्या लिखोगे, RZ स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ये फिर से 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, RZ स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो, लिखो फिर क्वेश्चन देता हूं। Calculate the ionization energy of hydrogen He plus and Li plus 2 ion. Calculate the ionization energy of hydrogen He plus and Li plus 2 ion. देखो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा He प्लस के लिए Z कितना हो जाएगा, 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 2 स्क्वायर अपॉन N1 दिया नहीं है तो क्या मान के चलोगे, 1, तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और Li+2 Z बराबर 3, आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6, Z² N1 दिया नहीं है तो क्या मान के चलोगे 1, यानी 13.6 into 9। ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the wavelength of radiation required, calculate the wavelength of radiation required, calculate the wavelength of radiation required to remove electron from third orbit of He plus, third orbit of He plus। अब देखो वर्ड क्या यूज किया है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब क्या हुआ, उसको आयोनाइज करना। देखो वेवलेंथ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है यानी N2 बराबर इंफिनिटी। He+ के लिए Z क्या हो जाएगा 2। अब मैं फिर से बोलिए मैंने N1 क्या दिया था, तो N1 को मैं सब मुझे जहां तक याद है 3 दिया था, हो सकता है मैंने कुछ और दिया हो, तो उस हिसाब से कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, ये चेक कर लेना भाई, ये 2 दिया और 2 के हिसाब से सवाल कर लेना। तो 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1² माइनस 1/∞²। क्यों रिमूव कर रहे हो, यानी N2 क्या रखोगे इनफाइनाइट, तो ये 0। तो 1/λ इज इक्वल टू RZ इज इक्वल टू 2² इनटू 1/3², तो 4R/9। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 9/4R। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जहां तक आ चुका है फिजिक्स में आया है, ये नीट में। ठीक है, लिखो एन इलेक्ट्रॉन मेक 2 सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है सर हिंदी में, लगातार। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार। देखो एन इलेक्ट्रॉन मेक्स 2 successive transitions, an electron makes 2 successive transitions of wavelength λ1 and λ2. An electron makes 2 successive transitions of wavelength λ1 and λ2 to reach lower energy level, to reach from higher energy level to lower energy level. What would be the wavelength of radiation emitted? What would be the wavelength of radiation emitted if electron directly makes a transition? If electron directly makes a transition from higher energy level to lower energy level, ऑप्शन है ये।
करो। ABCD 4 ऑप्शन लिखो, इसको अच्छे से पढ़ो, सवाल में कोई कमी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है पॉज करो, कम से कम 10 मिनट दो इस सवाल पे। नॉर्मली मैं पॉज करने को आपको नहीं बोलता हूँ, शायद मैंने आज पहली बार बोला होगा पॉज करो। तो अगर आपसे सवाल खट से हो जाता तो ठीक है, मेरे सॉल्यूशन बताने के पहले आपने इस सवाल को कम से कम मिनट देने हैं, 10 से 15 मिनट दो, इसमें से कोई सही ऑप्शन चुनो, ठीक है। पॉज करो, सुन लीजिए पूरी बात, फिर पॉज करना, पॉज करो, अपना ट्राई करो, फिर मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूँ, आंसर देखना। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो ही आगे वीडियो देखना, अगर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है फिर से ट्राई करना। समझ गए क्या करना है? पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पहले आंसर लिख रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करके आंसर देखो। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो वीडियो आगे देखो, आंसर सही नहीं है तो फिर से ट्राई करो। सर कितनी देर ट्राई करें? कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर लो। अब आपने दोबारा पॉज खोल दिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, इसका आंसर है सी। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आगे बढ़ो, आंसर नहीं आ रहा है ये तो क्या करो? फिर से पॉज करो, ट्राई करो, देखो गलती क्या रह गई है। इसमें कहीं आपने ए तो नहीं लिख दिया, ठीक है। ए इज द ऑब्वियस रॉन्ग आंसर। टीचर एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा अगर तुरंत करेगा तो ए करेगा। अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो अगर आपका सी आया है तो आगे बढ़ो, सी नहीं आया फिर से पॉज करो और करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ने 2 सक्सेसिव ट्रांजिशन किए, सक्सेसिव मतलब लगातार। यहाँ पे λ1, यहाँ पे λ2, तो यहाँ पर एनर्जी होगी E1, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी E2, मतलब डेल्टा E1 यहाँ कितनी निकली होगी डेल्टा E2। तो कह रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्टली ट्रांजिशन करे तो कितना लैम्डा निकलेगा। अब एक बात बताओ, सपोज यहाँ से यहाँ एनर्जी E1 है, यहाँ से यहाँ E2 है, तो यहाँ से यहाँ कितनी, सपोज डेल्टा E, तो डेल्टा E कितना होगा बताओ? ये डेल्टा E1 प्लस E2 होगा। भाई ये वैल्यू क्या होगी एनर्जी कंजर्वेशन से? दिस प्लस दिस, है कि नहीं? ये वैल्यू क्या होगी? दिस प्लस दिस। तो डेल्टा E यानी ये क्या होगा? hc अपॉन लैम्डा। डेल्टा E1 क्या होगा? hc अपॉन λ1। ये क्या होगा? hc अपॉन λ2। ये कट गया, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2। तो ये आ गया λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 λ2, ठीक है। तो बस लैम्डा क्या हो गया? λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a gas absorbs a photon। सर फोटोन क्या होता है? आपको कई बार बताया फोटोन क्या होता है, क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट। A gas absorbs a photon of wavelength 355 nanometer, 455 nanometer, and emits two wavelengths, and emits two photons, and emits two quantum, if one quantum has wavelength 680 nanometer, if one quantum has wavelength 680 nanometer, what is the value of wavelength of another quantum? What is the value of wavelength of another quantum? एक गैस ने एब्जॉर्ब किया एक क्वांटम, उसकी एनर्जी इतनी थी,
एब्जॉर्ब किया 1, लेकिन जब रिलीज किए तो कितने किए 2, 2 में से 1 की वैल्यू इतनी थी तो दूसरे की क्या होगी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप पॉज करिए, 10 मिनट दीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन पे आइए, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखो सपोज ये गैस है, इसने एब्जॉर्ब किया एक कितने का 455 नैनोमीटर, रिलीज किया एक 680 का, दूसरा मान लो लैम्डा, मान लो ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 और ये क्या था लैम्डा। सर कम का वेवलेंथ का किया, ज्यादा वेवलेंथ का एमिट किया, ऐसा कैसे? एक बात बताओ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी लैम्डा कम है तो एनर्जी इसकी ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है कम है, तो एनर्जी बढ़ गई। तो सोचो E एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस क्वांटम की एनर्जी E1, तो इस क्वांटम की एनर्जी क्या होगी E2। तो फिर वही बात भाई, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की इसने hc बाई लैम्डा, रिलीज कितनी की hc बाई लैम्डा 1 प्लस hc बाई लैम्डा 2। तो hc कट गया तो 1 अपॉन लैम्डा यानी 1 अपॉन 455 इज इक्वल टू 1 अपॉन 680 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। सॉल्व। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज करिए, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको बोले हैं उसमें आपके कुछ कुछ डाउट्स होंगे, उनको फिर से ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करे जाइए असाइनमेंट। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं है उसको कई कई बार ट्राई करो, उसको ईगो पे ले लो कि ऐसा कैसे हमसे होगा ही नहीं। और ईगो पे लेने का मतलब ये नहीं कि फिर गूगल करके उसका आंसर देखो, नहीं, खुद से ट्राई करो। आज ट्राई किया, आज नहीं हुआ, कल फिर ट्राई करो। इस तरह लड़ते रहो। देखो हमें वॉरियर बनना है फाइनली, कि कोई भी सवाल आएगा तो हमारे ईगो से बड़ा नहीं हो सकता, हम उसको कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। तो धीमे 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 आपकी आदत पड़ जाएगी सवाल से जीतने की। सवाल से हमें हारना नहीं है, कोई भी सवाल हमारे दिमाग से बड़ा नहीं है। ठीक, इसके अलावा बेटा जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुलसाई वाले बच्चे हैं जेई वाले, उनको मैं एडवांस के 3 सवाल इस वीडियो के बाद भेजूंगा। तो एडवांस के एग्जैक्टली नहीं है, वो मेंस और एडवांस के लेवल के बीच के सवाल हैं। तो वो मैं बोलूँगा कि सिर्फ मैं जेई वालों को भेजूंगा, मेडिकल वालों को भेजने का कोई सेंस नहीं है। दे विल नॉट बी एग्जैक्टली ऑफ एडवांस लेवल, मेंस और एडवांस के बीच के लेवल के होंगे। तो उसके सॉल्यूशन मैं चाहूँगा कि आप करें, और उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का, जो सिर्फ आपके ग्रुप पर ही भेजूंगा। ठीक है, तो वो सवाल भी आप ट्राई करिएगा, हर सवाल पे आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं उन सवालों को। मेडिकल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। और रिवाइज करते रहिए, देखिए धीरे धीरे करके बहुत कुछ हो जाएगा, आएगा कॉपी से ही। लेकिन बात यह है कि अब ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने में, अभी जब चीज़ें और फास्ट होंगी धीमे धीमे, तो आपकी एक एक कॉपी भरनी चालू हो जाएगी। जो 11th के बच्चे अभी 12th में आए हैं, उनकी अब तक केमिस्ट्री में कम से कम 5 से 6 कॉपियाँ भर चुकी हैं, 400-400 पेज वाली, ये समझ लीजिए आप। तो आपने ढंग से पढ़ना है, कॉपी रिवाइज करते रहना है, अंत में वही जीतेगा जिसको कॉपी याद होगी। चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, कोशिश करिए रोज पूरी कॉपी रिवाइज करने की शुरू से। ठीक है बेटा, थैंक यू।